हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। हमने अभी तक बहुत सारे इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, और इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे हमने देखा कि मेनली जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेसिप्ट होती है दैट इज सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, डोनेशन, ग्रांट्स, एंट्रेंस फी एंड एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब। तो अब जब हम उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्व कर चुके हैं एंड वो टर्म्स से बहुत अच्छे से एक्नॉलेज हमने कर चुके हैं वो टर्म्स सब, नाउ उन टर्म्स के बारे में डिटेल्स में बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट रिटन इन द बुक्स लर्न करते हैं दैट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको ये पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम। सबसे पहले डोनेशंस। जनरली कुछ भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट पीपल्स उनको कभी भी डोनेशन देना पसंद करते हैं, उनके वेलफेयर के काम में मदद करने के लिए उन्हें कुछ अमाउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। अगर वो स्पेशल पर्पज से दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि ये डोनेशन हमने बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है या फिर ये डोनेशन किसी पर्टिकुलर असेट को परचेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया है, तो वो डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है और डायरेक्टली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एज अ फंड राइट डाउन करते हैं। बट अगर वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है या नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए है तो उसे इनकम मानते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करते हैं। ठीक है, नाउ विल रीड द थ्योरी। This may have been raised either for meeting some revenue or capital expenditure. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए या जनरल पर्पस के लिए तो वो कहाँ होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो दैट विल बी शोन एज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ जनरली क्या है द टर्म फंड, अगर वहाँ पे फंड यूज हुआ है कि ये डोनेशन इस फंड से रिलेटेड है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मगर अगर फंड यूज नहीं हुआ है, नॉर्मल टर्म है, तो जनरली हम उसे फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं। एक ये चीज माइंड में रखिए कि फॉर स्पेशल पर्पस तो बैलेंस शीट में, और अगर स्पेशल पर्पस कुछ भी नहीं है तो फिर वो नॉर्मल इनकम मान के इनकम एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट टर्म है एंट्रेंस एंड एडमिशन फी। एंट्रेंस फी जनरली वंस इन अ लाइफ कोई भी मेंबर जब किसी क्लब में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेते हैं तो कुछ फीस पे करते हैं मेंबरशिप के लिए, तो वही एंट्रेंस फी या एडमिशन फी होती हैं। जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो उसे कैपिटल रेसिप्ट मानते हैं। बट अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिस में देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एंट्रेंस फी को हम इनकम एक्सपेंडिचर में ही एज एन इनकम ट्रीट कर लेते हैं। बट क्योंकि एंट्रेंस फी वंस इन अ लाइफ होती है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, इसको हमको क्या करना चाहिए, कैपिटल रेसिप्ट के रूप में ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने देखा हमने एंट्रेंस फी को हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में लिया है, कैपिटल रेसिप्ट मान के बैलेंस शीट में नहीं लिया है। नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिकरिंग इन नेचर है, बार बार हमेशा बिजनेस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन रिसीव होते रहते हैं बिकॉज ये रिकरिंग इन नेचर है, इसको हम इनकम मानते हैं एंड देन ट्रीट अकॉर्डिंगली एज एन इनकम। और आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड है, उसका ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें आप प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आइटम इज लाइफ मेंबरशिप फी। फी रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रेसिप्ट। अगर लाइफ मेंबरशिप है मतलब लाइफ टाइम की मेंबरशिप लेने के लिए आप एक बार पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज कैपिटल रेसिप्ट। एज इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर इट इज डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये कैपिटल फंड जो होता है ना वो लाइफ मेंबरशिप से ही मिलके बना होता है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल फंड, वही होता है कैपिटल फंड। सो कोई भी नई लाइफ मेंबरशिप आती, कोई नया मेंबर आता है तो वी विल ऐड दैट ऑल्सो इन कैपिटल फंड। अब लाइफ मेंबरशिप एडजस्ट करने के थ्री मेथड्स हैं। पहला, एंटायर अमाउंट मे बी कैरी फॉरवर्ड इन अ स्पेशल अकाउंट अंटिल द मेंबर डाइज, मतलब मेंबर जब तक डाई नहीं कर रहा है तब तक स्पेशल अकाउंट में, एंड देन वो एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे व्हेन मेंबर डाइज।
ये फर्स्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि जब तक वो अलाइव है मेंबर, तब तक वो कैपिटल फंड में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी वो फंड नहीं हुआ है, अभी मेंबर के ऊपर हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन व्हेन डाई तो वी डोंट हैव टू रिटर्न दैट मनी दैट इज पार्ट ऑफ आवर फंड देन इंक्लूडेड इन कैपिटल फंड। सेकेंड, अमाउंट इक्वल टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब जो भी लाइव मेंबरशिप का अमाउंट मिला है, मान के चलिए कि 10,000 मिला है, तो एक एवरेज लाइफ अगर मान के चलिए 20 ईयर्स मोर है, तो 20 पार्ट्स में डिवाइड करके एनुअल सब्सक्रिप्शन जितना अमाउंट हर साल इनकम में, डिफर्ड इनकम की एक बार में मिल गई, बट एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा पार्ट इनकम में चार्ज करेंगे और बचा हुआ फंड में ही रहने देंगे। ये है सेकेंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है एन अमाउंट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एज एंड एवरेज लाइफ ऑफ द मेंबर मे एनुअली बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। या तो एनुअल सब्सक्रिप्शन के इक्वल अमाउंट या फिर एवरेज लाइफ के अनुसार कैलकुलेट करके दोनों में से इनकम में ट्रांसफर कीजिए एंड बचा हुआ अमाउंट एक्यूमुलेटेड फंड में रखिए। तो ये प्रैक्टिकली आपको यूज नहीं होगा, बट थ्योरी आ सकती है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लाइफ मेंबरशिप एंड इट्स ट्रीटमेंट इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो इन दैट केस ये सारे नोट्स आपके काम आएंगे। प्रैक्टिकली तो कैसा करना है वो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कोई भी आइटम को लेकर कि इस पे शॉर्ट नोट्स लिखिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो एट दैट टाइम आपका ये जो थ्योरी है दैट विल बी यूजफुल। तो कभी भी थ्योरी को आपको कम नहीं समझना है, हमेशा थ्योरी को भी पढ़ते हुए चलना है। कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व किए हैं तो बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब एक बार फिर से ये सब कुछ हम कर सकते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा कि किस आइटम का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और आगे जो इलस्ट्रेशंस बचे हुए हैं उनमें सॉल्व करने में इट विल बी यूजफुल फॉर अस। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन इज अ गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन में क्या है? इट इज रिसीव्ड फॉर सर्टन स्पेसिफिक पर्पज लाइक बिल्डिंग डोनेशन, लाइब्रेरी बुक्स के लिए, ये सब। तो ये कैपिटलाइज करना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करना चाहिए। नेक्स्ट इज जनरल डोनेशन। इट इज नॉट रिसीव्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। अगर डोनेशन केवल लिखा है मतलब वो जनरल पर्पज के लिए। हमने इलस्ट्रेशन 7 में किया भी था, केवल डोनेशन लिखा हुआ था, कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उसे नॉर्मल इनकम मान के इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया था एज एन इनकम। तो शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड आइटम है एंट्रेंस फी। इट मे बी नोन एज एडमिशन फी। जनरली एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब देखें तो उसको भी क्या किए, एज एन इनकम ट्रीट किए and added to the capital fund. If the question give any specific treatment of entrance fee, तो अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, इसको कैपिटलाइज करें कि रेवेन्यू करें, देखिए कोई भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया तब तो सवाल ही नहीं उठता कुछ भी और करने का। कंफ्यूजन कब होगा? जब केवल अमाउंट दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, बट उसका क्या स्पेसिफिक पर्पज या फिर क्या ट्रीटमेंट करना है नहीं दिया है। देन आपको जो भी समझ में आता है, जिसको जो भी ज़्यादा सही लगता है, इनकम में लगता है तो इनकम में, एंड बैलेंस शीट में लगता है तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखिए, लेकिन साथ में नीचे में एक नोट लिख दीजिए कि इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज और इट इज कैपिटल इन नेचर, इसलिए बैलेंस शीट में लिखा है, और इट इज फॉर जनरल पर्पज एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज रेवेन्यू रेसिप्ट, सो ट्रीटेड एज इनकम। तो चेक जो करेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को ये नॉलेज है कि रेवेन्यू रेसिप्ट है तो उसे इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है, और कैपिटल रेसिप्ट है तो उसे बैलेंस शीट में लिखना है। इससे आपका चेकअप विल कंसिडर दैट, और कुछ भी होता है तो स्टेप मार्किंग तो मिलने ही वाली है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं आपकी टोटल और बैलेंस शीट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये डिफरेंस आएगा कि आपका जो सरप्लस है वो कम हो जाएगा या डेफिसिट में हो जाएगा, और अगर बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं तो वो अमाउंट बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट विल बी टैलीड, बस सरप्लस डिफरेंट होगा इन बोथ केसेस। नेक्स्ट, लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन।
कोई मेंबर है या कोई पर्सन है, अगर वो अपने विल में, अपने वसीयत में ये लिख रहा है कि मेरा जो कुछ भी डेथ के बाद इतना अमाउंट दैट विल गो टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहलाता है लीगेसी। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इसको हमेशा याद रखना है, लीगेसी विल बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फी को एक बार आप नॉर्मल इनकम के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, but legacy will always be capitalized and shown in the liability side of balance sheet by adding to the capital fund। ठीक है, कहाँ ऐड करना है इसे? कैपिटल फंड में। लेगेसी का क्या ट्रीटमेंट देखा हमने? ऐड टू कैपिटल फंड। बहुत सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये हमें ऐड टू कैपिटल फंड करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट ये थ्योरीज में ध्यान रखना है। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या थ्योरी आ जाए, तो बेटर कि जो भी थ्योरी क्वेश्चंस में और बुक्स में दी हुई है उसको आप अपने माइंड में किसी कॉर्नर पे रखें, क्या पता वो कब आपको काम आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट आइटम इज लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी मिल रही है, तो उसको अभी हमने जस्ट देखा, ऊपर में भी लिखा हुआ है कैपिटलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, मेंबर सिर्फ एक बार दे रहा है। लाइफ मेंबरशिप फी इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार नहीं मिल रहा है, वो मेंबर केवल एक बार दे रहा है, सो इट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई भी इनकम जो कैपिटलाइज करे वो कहाँ शो होगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इफ द क्वेश्चन गिव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी देन इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड डोनेशन। एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है? हमने तो डोनेशन देख लिया, एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले तो आप समझिए एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है। जब जो डोनर होता है, जिसने अमाउंट दिया हुआ है, वो ये कंडीशन रखता है कि ये जो मैंने डोनेशन का अमाउंट दिया हुआ है इसको कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिल रही है यूज दैट ओनली। डोनेशन वाला अमाउंट आप यूज नहीं कर सकते, आपको वो इन्वेस्ट करना होगा, एंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है दैट यू कैन यूज। एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज डोनेटेड ₹1 लाख, लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये है कि इन्वेस्ट एंटायर मनी डोंट यूज। तो अब जो 1 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे मंथली या एनुअली डिविडेंड ऑन इंटरेस्ट मिलेगा, दैट यू कैन यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डोनेशन अमाउंट को यू कैन नॉट यूज। तो उसका बैलेंस शीट में कैसे शो होगा? लायबिलिटी साइड में दिखेगा डोनेशन फंड ₹1 लाख, एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वो दिखेगा ₹1 लाख। हमने इलस्ट्रेशन 8 में देखा था, डोनेशन था प्रोविडेंट फंड के लिए 5,10,000 एंड उतना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। एंडोमेंट फंड इज अ डोनेशन रिसीव्ड, ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। और वो इनकम भी आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं। जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए तो वो एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए ही यूज होगा। दैट इनकम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इन सच केसेस इनकम रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड शुड बी एडेड टू दिस फंड्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट्स। All the expenses should be deducted from that fund on the liability side of balance sheet। अगर यहाँ पे इनकम में शो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? जो भी इनकम मिलती जाती है दैट विल बी एडेड ऑन फंड एंड एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम हियर। अगर वो इनकम में शो नहीं कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक पर्पस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दैट विल बी इनकम विल बी एडेड टू फंड एंड डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंसेस। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि एंडोमेंट फंड क्या होता है और एंडोमेंट फंड का पर्पस क्या हो सकता है। तो स्पेसिफिक पर्पस होता है, एंड स्पेसिफिक पर्पस के कारण डोनेशन के इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम को भी हम फंड में ऐड करते हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस फंड से माइनस करते हैं, फिर इनकम एक्सपेंसेस में शो नहीं करते अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है तो। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देती हूँ एंडोमेंट फंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्ट नोट्स इसमें पूछ सकते हैं एंडोमेंट फंड को लेकर के। सो सपोज मिस्टर ए ने दिया हुआ है 1 लाख,
अब इसके इनकम एक्सपेंडिचर के साथ समझते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट, यहाँ पे हमको जो डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन फंड 1 लाख लायबिलिटी साइड में शो होगा एंड उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट शो होगी 1 लाख। सपोज ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के लिए केवल यूज़ कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है तो प्लस इनकम, यहाँ बैलेंस शीट में इनकम ऐड करेंगे 20,000 क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस बता दिया है। 20,000 विल बी एडेड और एम्प्लॉयज़ को हमने बेनिफिट में दे दिया 15,000 तो माइनस एक्सपेंसेस 15,000 एंड बैलेंस ऑफ 1,05,000 विल बी शोन एज फंड। तो इस तरीके से एंडोमेंट फंड का ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एंडोमेंट फंड क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में क्या होता है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और जो थ्योरीज यहाँ पे लिखे हुए हैं वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, उसको नॉर्मल इनकम मानते हैं क्योंकि यूजुअली महीने में 2 महीने में कुछ टाइम में जो भी कुछ मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सेल होते रहते हैं। ये रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग इन नेचर ये इनकम है। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच सेल इज सोन एज इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड असेट। तो जैसे हमने P&L में ट्रीटमेंट देखा है कि जो भी सेल हो रही है तो अगर सेल पे कोई प्रॉफिट या लॉस है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर एंड जो भी सेल वैल्यू बुक वैल्यू है जो सोल्ड असेट की वो माइनस हो जाएगी असेट की वैल्यू में से। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट ट्रीटेड एज कैपिटल रेसिप्ट। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज सोन एज इनकम एक्सपेंडिचर। नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है प्रॉफिट या लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में एंड बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ असेट जो भी है वो माइनस हो जाएगी उस ग्रुप की असेट से। नेक्स्ट ऑनरेरियम। Honorarium is our expense of not-for-profit organization. It is paid to someone for receiving any service from the person who are not the employees of the not-profit organization. मान के चलिए क्लब में कोई स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, तो उनको कुछ आने के लिए और कुछ स्पेशल काम करने के लिए हम ऑनरेरियम देते, सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं देते, उनका ऑनर करने के लिए कुछ गिफ्ट या कुछ अमाउंट देते हैं। किसको? जो नॉन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इट इज़ अवर एक्सपेंस और नॉर्मल डेबिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। इट इज़ पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विस फ्रॉम द पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जो कि आपको पता है बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। नॉर्मल बैलेंस शीट के जैसे, बस कैपिटल की बजाय कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड होता है जिसमें सरप्लस और डेफिसिट हम ऐड करते हैं। नाउ हमारे 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करने रह गए, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6। तो वी विल डू इलस्ट्रेशन 5 इन दिस लेक्चर एंड इलस्ट्रेशन 6 और एडजस्टमेंट का रिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो लेट्स स्टार्ट। हम सॉल्व करते हैं अब इलस्ट्रेशन 5। Now we are going to solve illustration 5. Illustration 5 बाकी illustration से थोड़ा different है क्योंकि यहाँ हमें रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है एंड थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड इज सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, सेक्रेटरीज, ऑनरेरियम, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, dinner expenses, bank charges, depreciation and surplus. And now income side में subscription, entrance fee, contribution for annual dinner and annual sports meet receipts. After that adjustment से according to the adjustment हम शुरू करते हैं अपना working note, क्योंकि हम हमेशा working note start करते हैं, working note से हम अपना solution start करते हैं। So working note number 1 रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ आउटस्टैंडिंग इन प्रीपेड फॉर बोथ 2015 एंड 2016 दिया हुआ है। तो बेटर टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि हमने सीखा था इलस्ट्रेशन 2 में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले।
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो हमें पता है कि कैश किधर आएगा, कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट, जो कि अभी पता नहीं है, दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हमारे पास, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा, 7500। नाउ फोर हमने देखे हुए हैं, 4 प्रकार के प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग होते हैं, उनके बेसिस पे हमको यहाँ पे अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले क्या आता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दैट इज अवर इनकम। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। देन प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीपेड या फिर इसको कह सकते हैं एडवांस, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है अवर इनकम। सो एडवांस, अगर हमने कोई इनकम एडवांस में ले ली है तो दैट इज अवर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। नाउ आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी असेट है और असेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। देन एक और क्या बचता है, बैलेंस कैरी डाउन एडवांस ऑफ करंट ईयर। क्यों? क्योंकि इस साल हमने एडवांस में रिसीव किया, मतलब हमारी लायबिलिटी है, एंड क्लोजिंग लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट विल बी शोन इन डेबिट साइड। नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015 का आउटस्टैंडिंग 600, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2015 में एडवांस मिला था, मतलब ओपनिंग लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस 450। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब इस ईयर की लायबिलिटी, डेबिट साइड में 270 एडवांस ऑफ करंट ईयर। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑफ करंट ईयर, असेट, और असेट का क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, अमाउंट इज 750। नाउ बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश रिसीव्ड, 600 प्लस 70, 500 प्लस 270, टोटल आ गया 8370 माइनस 450 माइनस 750। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 7170, जो कि हमारा शो होगा कहाँ पे, रेसिप्ट साइड में, सब्सक्रिप्शन में। Now second number adjustment, salary outstanding at the beginning of the and end of the year, यानी outstanding of 2015 दिया हुआ है 400 and outstanding of 2016 is 450। अब हमें देखना है ट्रीटमेंट क्या करना है। सैलरी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस 400 and 750, हमको इससे कैलकुलेट करना है सैलरी पेड कितनी है, मतलब पेमेंट करनी है। 4750 इज एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 हमने इस साल पेमेंट की होगी बट इट इज नॉट एडेड, तो इसको ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूड आइटम ऑफ करंट ईयर ओनली, जो सैलरी का एक्सपेंस है वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस इंक्लूड करता है केवल, तो जो 2015 की आउटस्टैंडिंग है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, बट इस साल पेड हुई है तो दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेमेंट, सो वी विल ऐड दैट। एंड लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, लेस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए जो सैलरी एक्सपेंसेस है 4750, उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, ऑल्दो नॉट पेड, बट इट इज एक्चुअली नॉट पेड। पेमेंट जब निकाल रहे हैं तो इसे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट पेड। सो बैलेंस ऑफ सैलरी विल बी 4750 माइनस 450 प्लस 400, 4700, ये हो गया सैलरी, और ये दोनों हमारी हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इन द सेम मैनर ये असेट और लायबिलिटीज ओपनिंग के हैं, ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों क्लोजिंग के एसेट एंड लायबिलिटीज। नाउ थर्ड, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 460, मतलब जो जनरल एक्सपेंसेस हैं इस ईयर के कितने हैं, 500 हमने पेमेंट की है, प्लस
प्रीपेड, हमने प्रीपे की है, मतलब टोटल पेमेंट कितनी की 500 इस ईयर के लिए प्लस 60 नेक्स्ट ईयर के लिए। टोटल जनरल इंश्योरेंस का पेमेंट हमने कितना किया 560, आउट ऑफ दिस 500 फॉर करंट ईयर एंड 60 फॉर नेक्स्ट ईयर। ये हमारी असेट हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर क्लोजिंग। फोर्थ एडजस्टमेंट, ऑडिट फी फॉर 2016 इज येट अनपेड। During 2016, audit fee for 2015 was paid amounting to 200. तो ऑडिट फी पेड कितनी है, ऑडिट फी पेड 200 एंड पेबल जो करंट ईयर की ऑडिट फीस कितनी है एक्सपेंसेस में 250, ये पूरी की पूरी पेबल है। तो ये हो जाएगी आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 जो कि इस साल पेमेंट हुई है। तो सैलरी पेड पेमेंट में ऑडिट फी पेड पेमेंट में 200 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 इज दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016। अकॉर्डिंगली ऑडिट फी जो पेमेंट नहीं हुई है दैट विल गो टू बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वन विल बी इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ ये एडजस्टमेंट हो गया। उसके अलावा फ्री होल्ड, ग्राउंड दिया है 10,000 का, तो ग्राउंड है दैट इज लैंड जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो 10,000 जो वैल्यू है वही रहेगी ओपनिंग में भी एंड क्लोजिंग में भी। 6 क्लब्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ओपनिंग बैलेंस है 2600. At the end of year after depreciation equipment amounted to 2700, closing है 2700 प्लस डेप्रिसिएशन अगर इसमें ऐड करते, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ इस ईयर के लिए 300, तो वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन इज 3000। वैल्यू बिफोर डेप्रिशिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 3000, लेकिन ओपनिंग में तो केवल 2600 है। क्लोजिंग बिफोर डेप्रिशिएशन इज 3000, लेकिन ओपनिंग कितनी थी केवल 2600। तो ये 400 का क्या हुआ एडिशन, कहाँ से एडिशन हुआ 400 का, परचेज, मतलब परचेज ऑफ लीज होल्ड परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है 400 का एंड डेप्रिशिएशन 300, तो पेमेंट साइड में 400 परचेज भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट, इन 2015 क्लब रेज्ड अ बैंक लोन दिया हुआ है, तो बैंक लोन अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं तो सेम बैंक लोन विल बी ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑल्सो। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016, मतलब 2016 में भी सेम अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 2016 मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 1600। अभी ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है वो हमें पता नहीं है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्ट्स अमाउंट, राइट हैंड साइड में पेमेंट एंड अमाउंट। नाउ जो भी हमने एडजस्टमेंट किया उसके लिए सबसे पहले तो उसके साथ हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का, वो हमें पता नहीं है, तो जो कुछ भी रहेगा बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमें क्लोजिंग पता है, बैलेंस कैरीड डाउन कितना है, बैलेंस कैरीड डाउन इज गिवन इन द क्वेश्चन 1600। अब ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। Liabilities, amount, assets and amount. Now balance sheet as at 31st March 2016. Now closing balance sheet. Closing balance sheet का एक आइटम हमें पता है क्लोजिंग कैश।
तो वो हम कैश इन हैंड क्लोजिंग वाली यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। लायबिलिटी अमाउंट कैश इन हैंड हमें पता चल गया 1600। उसके अलावा हमें पता है फ्री होल्ड ग्राउंड है 10,000 का एंड बैंक लोन एज पर एडजस्टमेंट इज ऑफ 2,000। सेम इज करेक्ट फॉर ओपनिंग ऑल्सो। फ्री होल्ड लैंड 10,000, बैंक लोन 2,000। उसके अलावा एक और क्या था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,600 और यहाँ पे क्लोजिंग है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 2,700। ये जो हमें असेट्स के बारे में पता था दैट वी हैव नोटेड डाउन। नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज आवर असेट क्योंकि वो इनकम रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, दैट विल बी रिसीव, दैट इज अवर असेट 600। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हो गया दैट इज अवर लायबिलिटी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 450। 2016 का भी नोट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 270 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 750। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी इज अवर एक्सपेंस, इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है तो वो हमारी हो जाएगी लायबिलिटी। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2016 की 450 एंड 2015 की सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 400। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड है, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो दैट इज अवर असेट। जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड आर असेट, सो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। नाउ ऑडिट फी ऑफ 2016 इज अनपेड। ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग है 2016 की 250 एंड ऑडिट फी 2015 की आउटस्टैंडिंग है 200 एज पर द क्वेश्चन। ये सारे जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज थी हमें पता, वी हैव एडजस्टेड इन द बैलेंस शीट। नाउ टर्न टू प्रिपेयर रेसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहले अगर एक्सपेंडिचर साइड देखें तो एक्सपेंडिचर साइड के सारे आइटम कहाँ जाएंगे, पेमेंट में। सैलरी हमने एडजस्ट करने की बाद पेमेंट सैलरी पेड कैलकुलेट की थी एज पर अवर एडजस्टमेंट। सैलरी पेड इज 4,700। सो यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी पेड 4,700। देन जनरल एक्सपेंसेस 500 दिया लेकिन पेमेंट हुआ है 560 का। ऑडिट फी एक्सपेंस 250 का हुआ है लेकिन हमने देखा पेमेंट हमने केवल 200 का किया, पास्ट ईयर का 250 का पेमेंट नहीं किया है एज पर अवर वर्किंग नोट। यहाँ पर रेफरेंस में आप वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे सैलरी आपने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट की है तो सैलरी के ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, जनरल एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में वर्किंग नोट 3 एंड ऑडिट फी के ब्रैकेट में वर्किंग नोट 4, जिससे पता चल जाए कि आप किस वर्किंग नोट के रेफरेंस से ये अमाउंट लिख रहे हैं। हमेशा इट इज गुड प्रैक्टिस टू राइट डाउन द रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट यू हैव डन। नाउ सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला है ऑनरेरियम के लिए, मतलब सेम अमाउंट यहाँ पे 1000 ही हमें लिखना है। नेक्स्ट आइटम इज स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग को लेकर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है तो सेम अमाउंट हम रेसिप्ट एंड पेमेंट में लिख देंगे। नेक्स्ट इज एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट बोला गया है क्या? नहीं, मतलब यही जो एक्सपेंस हुआ है वही हमने पेमेंट भी कर दिया, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इनके लिए भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला है, मतलब यही मानेंगे वॉट एवर इज एक्सपेंस हैज बिन पेड, और ऐसा ही होता है तो 150। नेक्स्ट डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंसेस यहाँ पे एंटर नहीं होंगे, लेकिन डेप्रिशिएशन से क्या याद आया? हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कितने का किया था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 400 का हमने परचेज किया था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कौन सा वर्किंग नोट है? वर्किंग नोट 6 का रेफरेंस देके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेज विल शो 400, देन बैलेंस है 600। नाउ वी विल कम टू रेसिप्ट साइड।
रेसिप्ट साइड में हमने सब्सक्रिप्शन, इसका वर्किंग नोट 1, सब्सक्रिप्शन के वर्किंग नोट 1 से हमने कितना निकाला था सब्सक्रिप्शन पेमेंट 7170, तो वही अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो जो अमाउंट मिला है वही मानेंगे कि हमने रिसीव किया है। नेक्स्ट इज एनुअल डिनर के लिए जो रेसिप्ट हुआ है तो उसके लिए भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1000 विल बी अवर रेसिप्ट एनुअल डिनर को लेकर। इसका एक्सपेंसेस कितना है 1500 एंड तो 500 इज एक्स्ट्रा हमने पेमेंट की है, बट कोई बात नहीं, जस्ट हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है वॉट एवर बी द अमाउंट। एंड स्पोर्ट्स मीट रेसिप्ट, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एंटायर अमाउंट ऑफ 750 विल बी रिटन डाउन इन रेसिप्ट एंड पेमेंट। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई भी एडजस्टमेंट हमारा रह गया है। नंबर 1 सब्सक्रिप्शन वी हैव डन, सैलरी एक्सपेंसेस डन, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, फ्री होल्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैंक लोन एंड क्लोजिंग कैश, ऑल डन। नाउ जब हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वी विल डू टोटल ऑफ पेमेंट साइड। जब पेमेंट साइड का टोटल करते हैं तो इट विल बी 10,560, और जब फिर 10,560 से माइनस करेंगे 7170 माइनस 250 माइनस 1000 माइनस 750, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 1390, दैट विल बी आवर ओपनिंग कैश। एंड ओपनिंग कैश हम ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे कैश इन हैंड 1390। नाउ वी विल डू टोटल ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट 10,000 plus 2600 plus 600 plus 1390 and that will be 14590। जब इसमें से लायबिलिटी साइड से बैंक लोन और बाकी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा कैपिटल फंड का दैट विल बी 11,540। कैपिटल फंड 11,540। ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है हमें अब यहाँ से पता चल चुका है, जो कि हम क्लोजिंग में ट्रांसफर करेंगे। एंड नाउ ऐड करेंगे सरप्लस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस पता चल जाएगा कितना है। सरप्लस इज 600, तो वी विल ऐड 600, ये हमने ऐड कर दिया। 12140 इज अवर अमाउंट ऑफ सरप्लस प्लस कैपिटल फंड, सो क्लोजिंग कैपिटल फंड इज 12140। नाउ हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 750 एंड नॉट 270। यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर इज 750। हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में लिख दिया 270, और जबकि सब्सक्रिप्शन एडवांस है 270, ये अमाउंट एक्सचेंज हो गया था। Now we will do total of balance sheet of 31st December 2016. 10,000 plus 2,700 plus 750 plus 60 plus 1,600, 15,110. And now we will do take total of liability side 12,140 plus 2,000 plus 270 plus 450 plus 250. 15,110। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशन करेक्टली, तब जाके ये टैली हो रही है। आप खुद से भी इसे एक बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।